Assalamu alaikum dear viewers and students. How are you? Fine, feeling well, everything is well. स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे। स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 यानी 50 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री फैक्ट्री। स्टूडेंट्स आते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर के इंट्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है द इंट्रोडक्शन। शुरू में हमारे पास क्या है कि इन द अर्ली 19th century chemists classified the compounds in two categories। तो 19th century के शुरू में या 18th सेंचुरी के लेट आखिर में केमिस्ट ने क्या किया, कंपाउंड्स को जो दुनिया में कंपाउंड्स थे उसको दो टाइप्स में तकसीम किया। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप कंपाउंड का है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम हासिल करते हैं ऑर्गेनिज्म से। यानी ये जो डेफिनेशन है ये आपके पास उसी जमाने की है। 19th सेंचुरी के शुरू में जो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था दुनिया के कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में, उसी वक्त उसने कहा कि आपके पास ऐसे कंपाउंड जिसको हम हासिल करते हैं ऑर्गेनिज्म से, इस तरह के कंपाउंड्स को उसने नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कंपाउंड्स obtained from organism named as organic compound। ऐसे कंपाउंड जिसको ऑर्गेनिज्म से जानदार से हासिल करते हैं इस कंपाउंड्स को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स तो उस वक्त उस जमाने में कंपाउंड्स को नाम दिया गया उसके सोर्स से, यानी जिस सोर्स से कंपाउंड्स को हासिल क्या करते थे उसी सोर्स के मुताबिक उसका नाम दिया गया। तो हमारे पास है एसिटिक एसिड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसको एसिटिक एसिड इस वजह से नाम दिया है क्योंकि एक प्लांट है उसका नाम था एसिटम प्लांट जिसको हम लैटिनी जबान में कहते हैं। तो उस एसिटम प्लांट से एसिटिक एसिड यानी विनेगर सुर्खे का तेजाब को क्या करता था, हासिल करते थे। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा है, एसिटिक एसिड रखा है। वजह क्या है कि एक प्लांट है इसका नाम एसिटम था तो इसी वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया। तो एसिटिक एसिड आपके पास है CH3COOH। ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है। दूसरा आपके पास है फॉर्मिक एसिड। दूसरा एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपके पास ये फॉर्मिक एसिड एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम जो लैटिन वर्ड है वो आपके पास है फॉर्मिका। अब वर्ड फॉर्मिका आपके पास लातिनी जबान में फॉर्मिका कहते हैं आंट्स को, चोटी को। चोटी से हासिल होने वाले, चोटी के स्टिंज से डंक से हासिल होने वाले जो एसिड होता है इसको नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इस वजह से इसका नाम रखा गया क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड चोटी के डंक में होता है और लातिनी जबान में चोटी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिका कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास है टार्टारिक एसिड जो कि पाया जाता है किस चीज में, ग्रेप्स में। तो ग्रेप से हासिल होने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, टार्टारिक एसिड है। इसी तरह हमारे पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टा लातिनी जबान में मिल्क को कहते हैं। मिल्क से हमें हासिल होने वाली जो कंपाउंड है ये लैक्टिक एसिड है और ये इन नेचर क्या है, एसिड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स जो कि किसी भी सोर्स से हासिल होते थे उसी जमाने में उस कंपाउंड्स को उसी सोर्स के नाम के मुताबिक नाम दिया करते थे। तो अब हम आते हैं, हमारे पास है सेकंड कैटेगरी उस कंपाउंड को जिसमें 19th सेंचुरी के शुरू में इस केमिस्ट ने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आपके पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका मतलब है नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होता है।
तो कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ऐसे कंपाउंड जो हासिल होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कहा गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। कब? उसी जमाने में। समझ गए? तो ऐसे कंपाउंड्स आपके पास उसी जमाने में या अभी भी जो है मार्बल है, मार्बल हासिल होते हैं किसी से? रॉक से। रॉक से हासिल होता है, चट्टान से हासिल होता है। तो ये चट्टान नॉन लिविंग है, तो इस वजह से ये आपके पास मार्बल क्या है? वो भी नॉन लिविंग से हासिल होता है। एक आपके पास है मार्बल को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं या हम इसको लाइम कहते हैं। सही है। एक आपके पास है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि ऐसा कंपाउंड है या खुर्दनी नमक, या इसको ब्रांड कहते हैं, या इसको हम इसको कहते हैं हैलाइट। इसका तीसरा नाम है हैलाइट। अब ये हैलाइट या सोडियम क्लोराइड या ब्रांड इसके सॉल्यूशन की कहते हैं, नमक और पानी के सॉल्यूशन को। तो सोडियम क्लोराइड या हैलाइट या खुर्दनी नमक जो हम सालन वगैरह में डालते हैं, इसको हासिल करते हैं रॉक से। इसको हासिल करते हैं रॉक से। तो रॉक भी आपके पास क्या है? नॉन लिविंग है। तो हम कंपाउंड्स को दूसरी कैटेगरी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास ऐसे कंपाउंड्स मौजूद है जो कि नॉन लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं। तो स्टूडेंट नोट, यहां पर आपको यहां पर नोट लिखा हुआ है, टुडे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेनिंग कार्बन and many other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, chlorine। आजकल जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मुश्तमिल होते हैं कार्बन के साथ, उसी में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये एटम्स पाए जाते हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। Some compounds which contain the carbon and other atoms but they are inorganic। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बने होते हैं कार्बन, और इसमें मौजूद होते हैं कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, या कार्बन के अलावा आपके पास सल्फर मौजूद होता है, लेकिन और नाइट्रोजन मौजूद होता है, लेकिन ये इन नेचर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। तो कार्बोनेट है, सही है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के यानी आपके पास CO3 ग्रुप को हम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें आपके पास है कार्बन और ऑक्सीजन। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम कहते हैं, ये भी आपके पास इनऑर्गेनिक है, ये बाय नेचर इनऑर्गेनिक है। और इसी तरह आपके पास कैल्शियम कार्बाइड जो है, यानी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक। और साइनाइड्स भी आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, और आपके पास कुछ और कंपाउंड्स हैं जो कि क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक नहीं होते। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो निशानी है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो कार्बन के बीच में, यानी आपके पास कोई भी अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है तो इसमें आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, नंबर 2। तीसरा, आपके पास है कार्बन और किसी फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, किसी फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। अभी यहां पर जो है, अगर ये तीनों, अगर इनमें से कोई भी जो है ये निशानी पूरी नहीं होती है, फिर आपने इस कंपाउंड के सोर्स को देखना है। अगर ये कंपाउंड हासिल होता है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हासिल होता है तो आपके पास ऑर्गेनिक। अगर आपके पास वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हासिल नहीं होता है तो इनऑर्गेनिक। अभी आपके पास इधर हाइड्रोजन और कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों आपके पास जो है, यानी आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और इधर O3। दरअसल इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास इस तरह होता है, कार्बन होता है बीच में और ऑक्सीजन, फिर आपके पास है यहाँ पर
ऑक्सीजन और इधर आपके पास है OH। तो अब यहाँ पर बॉन्ड जो है कार्बन टू कोई फंक्शनल ग्रुप तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अगर कोई बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन मौजूद होता तो तब आपके पास ये ऑर्गेनिक होता। अब आपके पास ये इनऑर्गेनिक की वजह क्या है कि बॉन्ड कार्बन टू ओनली फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए उसकी निशानी ये है कि आपके पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू किसी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड होना चाहिए। अगर यही तीन पॉसिबिलिटीज पूरे नहीं होते हैं तब आपके पास जो है कंपाउंड की सोर्स को देखना है कि कंपाउंड हमें मिलता कहां से है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है यूरिया। यूरिया में आपके पास जो है कार्बन बीच में होता है नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन वो अगल बगल होता है, आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन बॉन्ड कार्बन टू नाइट्रोजन एक साइड दूसरा नाइट्रोजन होता है। जैसे कि आपके पास है यूरिया में कार्बन, यहां पर जो है नाइट्रोजन, इधर H2 सही है, इधर फिर आपके पास है नाइट्रोजन, इधर फिर आपके पास है H2 दो हाइड्रोजन और इधर आपके पास है O। अब इधर जो है ना इधर कोई हाइड्रोजन मौजूद है ना इधर कोई हाइड्रोजन मौजूद है और ना इस कार्बन के साथ यहां पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मौजूद है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक है। वजह क्या है? क्योंकि ये सोर्स इसका सोर्स जो है क्या है, ये आपके पास ऑर्गेनिज्म से है। यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके पास जो है यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यूरिया हासिल होता है किसी से, ये मैमेलियंस के यूरिन से हासिल होता है। यूरिया ये आपके पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? ये मैमेलियंस के यूरिन से हासिल होता है। अब यूरिन से हासिल होने वाला कंपाउंड का नाम यूरिया पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये यूरिन से हासिल होता है। यूरिन यूरिया सही आते हैं इस तरह। तो कहने का मतलब ये है अगर इधर बॉन्ड कार्बन टू कार्बन नहीं था या कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं था तो कार्बन टू फंक्शनल ग्रुप है या कार्बन टू दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर आपने इसकी सोर्स को देखना है कि सोर्स क्या है, हमें कहां से हासिल होता है। अगर ऑर्गेनिज्म से हासिल होता था तो तब आपके पास क्या है, कंपाउंड ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होता है तो तब आपके पास इनऑर्गेनिक है। समझ गए स्टूडेंट्स? all living things such as plants, animals, algae, fungi and microorganisms or bacteria are made up of carbon compound। स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे एलिमेंट्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब बने हुए होते हैं कार्बन कंपाउंड से। तो इसके there are more than 16 million carbon containing compounds। दुनिया में आपके पास 16 मिलियन से ज्यादा के कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं। Chemists make thousands of new compounds every year। केमिस्ट जो है ये बनाते हैं हर साल हजारों कंपाउंड्स। About more than 90% of them contains carbon। इनमें से जो 100% में होते हैं 90% से ज्यादा कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है आजकल ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपके पास पुराने जमाने के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना जाता था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन, इसको डिस्कस करते हैं। The hydrocarbons and their derivatives are called organic compound। हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen atoms are called हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ मुश्तमिल होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पर, इस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं?
हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास है कार्बन और इधर कितने हाइड्रोजन है 4, यानी इधर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट का एटम मौजूद नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मुश्तमिल है। इसको हम मीथेन गैस कहते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो गैस पाइपों में आता है आपके पास मीथेन गैस। इसके बाद ईथेन है C2H6, इसमें भी आपके पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन ओनली मौजूद है। C3H8 इसको हम प्रोपेन कहते हैं, जिसमें भी आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह आपके पास बेंजीन है, इसमें भी C6H6 सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। यानी तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है, इस तरह के कंपाउंड्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? हम इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रो का मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? लफ्ज डेरिवेटिव्स का मतलब होता है हासिल होने वाले, अखज होने वाले या बनने वाले। किससे? हाइड्रोकार्बन से हासिल होने वाले, हाइड्रोकार्बन से अखज होने वाले, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले। Those compounds when one hydrogen of hydrocarbons is replaced by another atom, the new species formed is called derivatives of hydrocarbons. स्टूडेंट्स कहता है ऐसे कंपाउंड जब हम एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन्स का रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह दूसरा एटम लगाते हैं, तो लगाने के बाद जो हाइड्रोकार्बन्स में एक नया एटम लगाने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास ईथेन है, इधर क्या है? C2H6 मौजूद है, इधर हम लोगों ने प्लस किया है HCl। तो यहाँ पर होता यह है कि आपके पास इधर ये दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं, H2 बन जाता है, और ये वाला Cl जो है ये आ जाता है इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फारिग होता है, इधर यहाँ पर जो है कार्बन और क्लोरीन आपस में बॉन्डिंग करता है, तो कंपाउंड बन जाता है CH3CH2Cl बन जाता है। तो अब इथाइल क्लोराइड इसका नाम है। इस नया कंपाउंड जो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन अब क्या मौजूद है? क्लोरीन मौजूद है। तो इस नए कंपाउंड को अब हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यहाँ पर है कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाला अखज होने वाला, और साथ में आपके पास H2 बन जाता है। स्टूडेंट इथेन से बन गया इथाइल क्लोराइड। इथेन आपके पास हाइड्रोकार्बन, इथेन से बनने वाला इथाइल क्लोराइड, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। स्टूडेंट तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। तो यहाँ पर टॉपिक के इख्तिताम पर मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।